रत्नागिरी, महाराष्ट्र की शांत धरती, जो अपने हापुस आमों के लिए जानी जाती है, एक दिन एक भयानक अपराध से दहल उठी। एक युवा जीवन, एक खूबसूरत लड़की की हत्या कर दी गई और उसके शव को ऐसे तरीके से ठिकाने लगाया गया जो कल्पना से भी परे था। एक जुनूनी आशिक के अपराध को एक विशाल आम के बाग के बीच ठंडे कंक्रीट की परत के नीचे दबा दिया गया था। लेकिन क्या कोई अपराध हमेशा के लिए एक पुराने पेड़ की जड़ों के नीचे दफन रह सकता है? क्या उस युवा लड़की की दर्दनाक मौत को कभी न्याय मिलेगा? कौन सी सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रही थी? तालियां, संगीत, रात। रत्नागिरी में रात स्याही की तरह घनी थी, जो विशाल आम के बागों को निगल रही थी। केवल झींगुरों की आवाज और एक गर्म दिन के बाद मिट्टी से उठती उमस को छोड़ गई थी। पूर्णिमा का चांद आसमान में लटका हुआ था। उसकी चांदी जैसी रोशनी उस उदास माहौल को दूर करने के लिए काफी नहीं थी, बल्कि पेड़ों और पत्तियों की परछाइयों को और भी भयानक बना रही थी। उस शांत माहौल में दो परछाइयां बिल्लियों की तरह चुपके से आम के पत्तों को हटाते हुए आगे बढ़ रही थीं। वे समीर और अल्ताफ थे, दो नौजवान लड़के जो पूरे गांव में अपनी आलस, मौज मस्ती और चोरी की आदत के लिए बदनाम थे। उनके घर में खाने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन चोरी करने का रोमांच, चुपके से पकड़े जाने का डर और इनाम में मिलने वाले मीठे, रसीले हापुस आम, जिन्हें वे चुराते थे, का एक अलग ही मजा था। समीर, इस प्रकाश के बाग के आम पूरे इलाके में सबसे अच्छे हैं। इसके सारे पेड़ खास किस्म के हैं। हर आम मोटा और रसीला है, अल्ताफ ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें चारों ओर देख रही थीं और हाथ में पहले से ही एक बोरी थी। समीर ने बड़े भाई की तरह सिर हिलाया। तुझे क्या पता? सबसे अच्छे आम पुराने पेड़ पर लगते हैं। पेड़ जितना पुराना, आम उतना ही मीठा। मैंने सुना है कि उसके बाग में एक 70 साल से भी पुराना दादा पेड़ है, जो बहुत ही दुर्लभ किस्म का है। अगर वह पेड़ मिल गया तो आज रात की तो पार्टी हो जाएगी। दोनों एक छोटी कच्ची सड़क पर बाग के केंद्र की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, माहौल और भी ठंडा होता जा रहा था। पत्तों के बीच से सरसराती हवा किसी की उदास आहों जैसी लग रही थी। वे फलों से लदे कई युवा पेड़ों के पास से गुजरे, लेकिन समीर का लक्ष्य वह पुराना आम का पेड़ था। और फिर उन्होंने उसे देखा। एक खाली जगह के बीच एक विशाल आम का पेड़ खड़ा था, लेकिन वह मर चुका था। उसका तना इतना मोटा था कि दो लोग मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। छाल खुरदरी और सड़ी हुई थी, जो चांदनी में चमक रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि पेड़ की जड़ों के पास एक चौकोर, नया बना हुआ सफेद कंक्रीट का ब्लॉक था, जो पेड़ के सड़े हुए खोखले हिस्से को भर रहा था। अरे, किस पागल ने इस मरे हुए पेड़ की जड़ में कंक्रीट डाल दिया? अल्ताफ ने हैरानी से कहा। समीर ने भी भौहें सिकोड़ीं। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। छोड़ यार, शायद उसने पेड़ गिरने के डर से ऐसा किया होगा। चलो कोई दूसरा पेड़ ढूंढते हैं, यहाँ का माहौल बहुत अजीब है। जैसे ही समीर ने यह कहकर मुड़ने की कोशिश की, वह अचानक रुक गया। उस अजीब पेड़ की जड़ से एक सिसक सिसक कर रोने की आवाज आई। एक लड़की की दर्दनाक, उदास रोने की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों से खून गायब हो गया था। तूने सुना क्या? समीर ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अल्ताफ ने घबराकर जोर जोर से सिर हिलाया। दोनों अपनी जगह पर जम गए। उनकी आंखें उस आम के पेड़ पर टिकी थीं। और फिर एक भयानक दृश्य सामने आया। पेड़ के तने की काली परछाई से एक धुंधली सफेद आकृति उभरी, जो हर पल और भी स्पष्ट होती जा रही थी। वह एक युवा लड़की थी, एक बेहद खूबसूरत लड़की, जिसने सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसके सुनहरे रंग के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन उसके पैर नहीं थे। उसका शरीर कंक्रीट के ब्लॉक के ठीक ऊपर हवा में तैर रहा था। उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन पीला, बिना किसी जीवन के संकेत के। उसकी आंखें खुली और खाली थीं, और उसकी आंखों से खून के आंसू बहकर उसकी ठुड्डी तक आ रहे थे। वह लड़की बस वहीं तैरती रही। उसकी निर्जीव आंखें उन दोनों चोरों को घूर रही थीं। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो, और फिर वह सिसकियों में रोने लगी। चमेली के फूलों की एक हल्की सुगंध मिट्टी की सड़ांध के साथ मिलकर उनकी नाक में घुस गई। समीर और अल्ताफ जम गए। उन्हें लगा जैसे उनका दिल धड़कना बंद हो गया है। चरम भय ने उनका गला घोंट दिया। वे एक चीख भी नहीं निकाल सके। अचानक उस भूतिया लड़की ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। उसकी पतली, लंबी, सफेद उंगलियां मोम की बनी हुई लग रही थीं। बचाओ, मुझे बचाओ। बस इतना ही काफी था। उन दो नौजवानों के सब्र का बांध टूट गया। अल्ताफ की आंखें उलट गईं, मुंह से झाग निकलने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
समीर जैसे किसी बुरे सपने से जागा। वह एक भयानक चीख में चिल्लाया। उसकी चीख आम के बाग में गूंज उठी। उसने और कुछ नहीं सोचा। उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसका दोस्त जमीन पर बेहोश पड़ा है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, भागो, जान बचाकर भागो। उसने अपनी बोरी फेंक दी और सिर नीचे करके भागने लगा, टहनियों और झाड़ियों को कुचलता हुआ, जैसे वह अपनी जिंदगी में कभी नहीं भागा था। पीछे उस भूत की दर्दनाक रोने की आवाज़ उसका पीछा कर रही थी। अगली सुबह समीर की माँ सलमा, जो बाजार में मछली बेचती थी, ने अपने आवारा बेटे को लड़खड़ाते हुए घर आते देखा। उसकी हालत बेहद खराब थी। कपड़े फटे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था, हाथ पैर छिले हुए थे और होंठ कांप रहे थे। नालायक, कहाँ था पूरी रात? फिर से चोरी करने गया था, है ना? अपनी शक्ल तो देख, इंसान लग रहा है क्या? सलमा ने डांटते हुए मछली काटने वाला चाकू हवा में लहराया। समीर ने कुछ नहीं कहा, दौड़कर अपनी माँ से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। अम्मी, भूत, वहां भूत है। अम्मी, मैंने भूत देखा। अल्ताफ को भूत ने पकड़ लिया। उसने कांपते हुए पिछली रात की पूरी भयानक कहानी प्रकाश के आम के बाग की सुनाई। पहले तो सलमा और उसके पति ने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि उनका बेटा कोई नाटक कर रहा है। लेकिन समीर के चेहरे पर चरम भय, जो नाटक जैसा नहीं लग रहा था, और यह तथ्य कि अल्ताफ अभी तक घर नहीं लौटा था, ने उन्हें चिंतित कर दिया। आखिर वह भी गांव का ही बच्चा था। अगर उसे कुछ हो गया तो वे क्या जवाब देंगे? इसलिए उन्होंने अपनी दुकान बंद की और अपने बेटे को साथ लेकर प्रकाश के घर की ओर चल पड़े, ताकि सच्चाई का पता लगा सकें और साथ ही अपने बेटे की चोरी के लिए माफी मांग सकें और अल्ताफ को ढूंढ सकें। जब वे पहुंचे तो प्रकाश का घर बंद था। केवल उसका छोटा भाई आंगन में एक मोटरसाइकिल ठीक कर रहा था। पूछने पर पता चला कि प्रकाश कुछ दिनों से घर पर नहीं है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। समीर की कहानी सुनकर उसका भाई भी डर गया, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसका भाई बहुत सीधा सादा है और उनके बाग में आज तक कभी कोई भूत प्रेत नहीं देखा गया। आधा विश्वास और आधा संदेह करते हुए, लेकिन अल्ताफ के बारे में सोचते हुए, चारों लोगों ने उस पुराने आम के पेड़ की ओर बाग में गहराई तक जाने का फैसला किया जिसका समीर ने जिक्र किया था। दिन में सूरज की रोशनी में आम का बाग उतना डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन हवा में अभी भी एक अजीब सी ठंडक थी। जब वे उस जगह पहुंचे तो चारों यह देखकर हैरान रह गए कि अल्ताफ अभी भी पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। शुक्र है, उसकी सांसें चल रही थीं, बस उसका शरीर रात की ओस के कारण ठंडा पड़ गया था। लेकिन जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, एक तेज सड़ी हुई बदबू, एक विशिष्ट लाश की गंध जो मिचली पैदा कर रही थी, पेड़ के नीचे कंक्रीट के ब्लॉक से उठी। बदबू इतनी भयानक थी कि उसने बाग में पके आमों की मीठी खुशबू को भी दबा दिया। समीर की भूतिया कहानी, अल्ताफ की यह हालत और यह भयानक बदबू, बड़ों के अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि कुछ बहुत ही गलत है। समीर के पिता अकरम ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन कर दिया। केवल 15 मिनट बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तुरंत घटनास्थल को सील कर दिया और अपने वरिष्ठों को सूचित किया। रत्नागिरी पुलिस की आपराधिक जांच टीम और अन्य फॉरेंसिक इकाइयां तेजी से भेजी गईं। जो आम का बाग कल तक शांत था, अब वह हंगामे से भर गया था। उत्सुक गांव वाले इकट्ठा हो गए, कानाफूसी करने लगे। प्रकाश के बाग में सफ़ेद साड़ी और सुनहरे बालों वाली चुड़ैल की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। हर कोई अपनी अपनी डरावनी कहानियां जोड़ रहा था। जांचकर्ताओं ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद तुरंत असामान्यता को पहचान लिया। एक मरे हुए सूखे आम के पेड़ की जड़ में एक नया बना कंक्रीट का ब्लॉक, जो अभी तक पूरी तरह से सूखा भी नहीं था, और वह बदबू जो हर पल और भी तेज होती जा रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था। कंक्रीट के ब्लॉक को तोड़ने का आदेश दिया गया। कट्टर और हथौड़ों की आवाज ने उस तनावपूर्ण माहौल को और भी गंभीर बना दिया। जैसे ही कंक्रीट के टुकड़े टूटे और नीचे की मिट्टी हटाई गई, और जब आरा मशीन ने आखिरकार उस सड़े हुए खोखले तने को काटा, तो घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को अपनी सांसें रोककर मुंह फेरना पड़ा। पेड़ के खोखले तने के अंदर एक बुरी तरह से सड़ चुका शव मिला। पीड़िता एक युवा लड़की थी, जिसे एक विकृत सिकुड़ी हुई स्थिति में अंदर ठूंस दिया गया था। उसके रंगे हुए सुनहरे बाल भले ही चिपचिपे हो गए थे, उसकी सबसे प्रमुख पहचान थे। भीड़ से एक दर्दनाक चीख गूंजी। रिया वर्मा के माता पिता, जिन्हें अपनी बेटी के कुछ दिनों से लापता होने की खबर मिली थी, घटनास्थल पर मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने वे बाल देखे, मां बेहोश हो गईं। उनकी चीखें
गले में ही घुट गईं। घटनास्थल पर प्रारंभिक शव परीक्षण से पता चला कि पीड़िता की मौत दम घुटने से हुई थी और उसकी गर्दन पर बल प्रयोग के निशान थे। पूरे आम के बाग को जांच के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया। अब सारा शक एक ही व्यक्ति पर केंद्रित हो गया, प्रकाश कदम, बाग का मालिक, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। रिया की मां श्रीमती सरिता शर्मा की दिल दहला देने वाली चीखों ने अस्पताल के मुर्दाघर के शांत माहौल को तोड़ दिया। उनके बगल में श्री विनोद शर्मा, एक पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी आमों का व्यापार करते हुए बिताई थी, अब सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे और एक पुलिस अधिकारी के कंधे का सहारा लेना पड़ रहा था। उनकी आंखें लाल और सूनी थीं। वे उस सफेद चादर को देख रहे थे जो उनकी बेटी के शरीर पर ढकी हुई थी। रिया वर्मा, उम्र 24, एक सेल्सवुमन, को आधिकारिक तौर पर उस आम के पेड़ के नीचे हुए बर्बर हत्याकांड की पीड़िता के रूप में पुष्टि की गई थी। कुछ घंटों बाद शर्मा जी के छोटे से घर में मातम का माहौल था। घर के आंगन में अभी भी कुछ आम की पेटियां पड़ी थीं, जहां केवल एक हफ्ते पहले रिया के काम से लौटने पर हंसी खुशी का माहौल होता था। अब वहां केवल एक भयावह खामोशी थी, जो कभी कभी मां की सिसकियों से टूट जाती थी। जांचकर्ताओं ने परिवार को थोड़ा समय देने के बाद पीड़िता के जीवन और व्यक्तित्व की रूपरेखा तैयार करने के लिए बातचीत शुरू की। श्री शर्मा के टूटे फूटे शब्दों के माध्यम से रिया माता पिता की नज़रों में एक आदर्श बेटी थी। इकलौती संतान होने के नाते रिया को बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार मिला था। श्री शर्मा ने कांपती हुई आवाज में कहा, वह हमारी पूरी दुनिया थी। हम अमीर नहीं हैं, लेकिन हमने उसे अच्छी शिक्षा देने और उसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की। वह सुंदर थी, आज्ञाकारी थी और उसे सजना संवरना पसंद था। जब उसने काम करना शुरू किया तो वह हर महीने अपनी मां को कुछ पैसे देती थी, भले ही हमें इसकी जरूरत नहीं थी। श्रीमती शर्मा ने सूजी हुई आंखों से अपने पति की बात को आगे बढ़ाया। वह हमसे बहुत प्यार करती थी। जब भी वह अपने पिता को काम से थककर आते देखती तो वह उनकी मालिश करने दौड़ पड़ती। वह कहती थी कि वह कुछ साल काम करके पैसे बचाएगी और हमारे लिए इस घर की मरम्मत कराएगी। जब रिया के सामाजिक संबंधों, विशेष रूप से प्रकाश कदम के बारे में पूछा गया तो श्री शर्मा ने कुछ भी नहीं छिपाया। प्रकाश रिया का प्रेमी था। वह भी इसी गांव का है। उसका घर यहां से कुछ किलोमीटर दूर है। वह बहुत सीधा सादा और मेहनती लड़का है। असल में मैंने ही उसे रिया से मिलवाया था। वह अक्सर अपने बाग के आम मेरे थोक व्यापार के लिए बेचने आता था। मैंने देखा कि वह लंबा, मजबूत, मेहनती है और उसे शराब या जुए की कोई बुरी आदत नहीं है, तो वह मुझे पसंद आ गया। मैंने ही उससे पूछा कि क्या वह मेरी बेटी से मिलना चाहेगा। वह बहुत खुश हुआ। वे लगभग 8-9 महीने से साथ थे। श्री शर्मा के अनुसार प्रकाश रिया से बहुत प्यार करता था। वह रिया से सच्चा प्यार करता था। वह अमीर नहीं था, लेकिन उसने कभी भी मेरी बेटी के लिए कुछ भी करने से मना नहीं किया। उसने उसे महंगे कपड़े, मेकअप से लेकर नवीनतम आईफोन तक सब कुछ खरीद कर दिया। वह रिया को जेब खर्च के लिए भी पैसे देता था और उसे नैनीताल और गोवा जैसी जगहों पर घुमाने ले गया। हमने देखा कि वह हमारी बेटी के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है, वह रिया को जेब खर्च के लिए भी, तो हम भी खुश थे और चाहते थे कि वे जल्द ही शादी कर लें। हालांकि जब जांचकर्ताओं ने हाल के कुछ महीनों में रिया के जीवन के बारे में गहराई से पूछा तो शर्मा दंपति थोड़ा हिचकिचाए। श्रीमती शर्मा ने याद करते हुए कहा, हाँ, हाल ही में वह थोड़ी बदल गई थी। वह अक्सर काम से देर से घर आती थी। पूछने पर कहती कि दुकान में कोई ऑफर चल रहा है, इसलिए उसे स्टॉक गिनने के लिए रुकना पड़ता है या सहकर्मियों के साथ पार्टी करनी पड़ती है। उसके कपड़े और हैंडबैग भी दिन ब दिन महंगे होते जा रहे थे। जब हमने पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं तो उसने कहा कि उसे कंपनी से अच्छा बोनस मिला है और वह अतिरिक्त आय के लिए ऑनलाइन बिक्री भी करती है। वह बड़ी हो गई थी। हम ज्यादा पूछते तो वह नाराज हो जाती, इसलिए हमने ज्यादा पूछताछ नहीं की। स्पष्ट रूप से माता पिता के शब्दों के माध्यम से रिया एक कर्तव्यपरायण बेटी, एक महत्वाकांक्षी युवा महिला थी जो एक मेहनती युवक के साथ एक खूबसूरत रिश्ते में थी। यह तस्वीर पूरी तरह से बेदाग थी, लेकिन यह उसकी भव्य जीवन शैली और रहस्यमय मौत के विवरणों से अजीब तरह से मेल नहीं खाती थी। एक अधिक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए जांच का अगला सिरा रिया के कार्यस्थल की ओर गया। रत्नागिरी शहर के केंद्र में एक बड़ी मोबाइल फोन की दुकान, जिस दुकान में रिया काम करती थी, वह एक चमकदार, आधुनिक जगह थी। कर्मचारियों ने साफ सुथरी वर्दी पहनी हुई थी, जो पीड़िता के घर के मातम भरे माहौल और अपराध स्थल की भयावहता के बिल्कुल विपरीत थी। रिया के गायब होने और मौत ने दुकान के कर्मचारियों के बीच हलचल मचा दी थी, लेकिन काम की प्रकृति के कारण
सभी को ग्राहकों के साथ पेशेवर बने रहना पड़ा। दुकान की मैनेजर सुनीता देसाई, लगभग 30 साल की एक गंभीर दिखने वाली महिला, ने अपने कार्यालय में पुलिस के साथ बात करने के लिए समय निकाला। रिया यहां लगभग 2 साल से काम कर रही थी। सुनीता ने शुरू किया। वह एक बहुत अच्छी कर्मचारी थी, आकर्षक व्यक्तित्व, बात करने में माहिर, और उसकी बिक्री हमेशा दुकान में सबसे ऊपर रहती थी। ग्राहक, खासकर पुरुष ग्राहक, रिया को बहुत पसंद करते थे। सुनीता के अनुसार रिया अपनी शक्ल सूरत पर बहुत ध्यान देती थी। रिया खूबसूरत थी और वह यह जानती थी। वह हमेशा अपनी शिफ्ट से पहले सावधानी से मेकअप करती थी। अगर वह वर्दी नहीं पहनती तो उसके कपड़े हमेशा फैशनेबल और ट्रेंडी होते थे। वह सुनहरे बाल भी उसने लगभग 6 महीने पहले ही करवाए थे, जिसमें काफी पैसा खर्च हुआ था। उसने कहा कि वह एक नया लुक चाहती है। जीवन शैली के बारे में रिया के सहकर्मियों ने अधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। पूजा, एक महिला कर्मचारी जो रिया के काफी करीब थी, ने कहा, मैडम, हम सेल्स स्टाफ का वेतन बस गुजारा करने के लिए ही काफी होता है। लेकिन रिया बहुत खर्चीली थी। वह अक्सर दिखाती थी कि उसने यह नया ब्रांडेड बैग खरीदा है या वे ब्रांडेड जूते। जब हम पूछते कि पैसे कहाँ से आते हैं, तो रिया बस हंसकर कहती, मेरा अमीर बॉयफ्रेंड है। हम सोचते थे कि वह मजाक कर रही है। वह अमीर बॉयफ्रेंड, जिसका सहकर्मी मजाक उड़ाते थे, और कोई नहीं बल्कि प्रकाश कदम था। पूजा ने याद करते हुए कहा, प्रकाश भाई अक्सर दुकान पर रिया दीदी से मिलने आते थे। वह दिखने में देहाती और सीधे सादे लगते थे। एक पुरानी हीरो होंडा मोटरसाइकिल चलाते थे और साधारण कपड़े पहनते थे, जो हमेशा सज्जी धज्जी रहने वाली रिया दीदी के बिल्कुल विपरीत थे। लेकिन वह रिया दीदी पर जान छिड़कते थे। जब भी वे आते तो पूरे स्टाफ के लिए कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लाते। रिया दीदी को जो कुछ भी पसंद आता वह बस एक बार कह देती और अगले दिन प्रकाश भाई उसे खरीद लाते। हम उनकी प्रशंसा भी करते थे और थोड़ा अजीब भी लगता था। ऐसा लगता था जैसे वे दोनों एक ही दुनिया के नहीं हैं। हालांकि उनके रिश्ते की तस्वीर हमेशा गुलाबी नहीं थी। एक अन्य पुरुष कर्मचारी ने खुलासा किया कि उसने कभी कभी रिया और प्रकाश को फोन पर लड़ते हुए सुना था। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मैंने सुना कि रिया दीदी प्रकाश भाई को देहाती और गंवार कह रही थीं। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रकाश भाई कोई तोहफा लेकर मनाने आ जाते और वह फिर से खुश हो जातीं। सबसे महत्वपूर्ण सुराग एक कैशियर से मिला। उस लड़की ने बताया कि प्रकाश के अलावा कभी कभी रिया को अन्य पुरुष अपनी लग्जरी कारों में लेने आते थे। कुछ बार जब देर से छुट्टी होती थी तो मैंने देखा कि एक बहुत महंगी, चमकदार काली कार सड़क के दूसरी ओर रिया दीदी का इंतजार कर रही होती थी। मैंने ड्राइवर का चेहरा साफ नहीं देखा, लेकिन वह निश्चित रूप से प्रकाश भाई नहीं थे। जब मैंने पूछा तो रिया दीदी ने कहा कि वह उनका चचेरा भाई या कोई करीबी दोस्त है। उन्होंने हमें यह भी कहा कि प्रकाश भाई को यह न बताएं, डर था कि वह बेवजह शक करेंगे। सहकर्मियों से मिली जानकारी के टुकड़ों ने रिया वर्मा की एक पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश की, जो उसके माता पिता की नज़रों में बनी छवि से बिल्कुल अलग थी। वह एक खूबसूरत युवा महिला थी जो अपनी शक्ल सूरत के प्रति सचेत थी और एक आरामदायक भौतिक जीवन की महत्वाकांक्षा रखती थी। उसने एक सीधे सादे मेहनती आदमी के प्यार और आर्थिक सहारे को स्वीकार किया, लेकिन ऐसा लगता है कि वह वास्तव में उसकी सराहना नहीं करती थी। साथ ही वह अपने प्रेमी की पीठ पीछे अन्य रहस्यमय, संदिग्ध रिश्ते बनाए हुए थी। सब कुछ मिलाकर जांचकर्ताओं के पास पीड़िता का एक दोहरा व्यक्तित्व था। एक ओर वह अपने परिवार की नज़रों में एक अच्छी, कर्तव्यपरायण बेटी थी। दूसरी ओर अपने सामाजिक संबंधों में वह एक व्यावहारिक लड़की थी जिसकी जीवन शैली जटिल थी और जो कई रहस्य छिपा रही थी। यह जटिलता ही शायद उसके दुखद अंत का कारण बनी। रिया के निजी जीवन का रहस्य का पर्दा अभी आंशिक रूप से ही उठा था और यह धीरे धीरे नंबर 1 संदिग्ध प्रकाश कदम, उसके जुनूनी लेकिन देहाती प्रेमी की ओर इशारा कर रहा था। जबकि एक जांच दल पीड़िता के जटिल निजी जीवन को स्पष्ट करने पर केंद्रित था, दूसरा दल नंबर 1 संदिग्ध प्रकाश कदम को खोजने में पूरी ताकत लगा रहा था। घटनास्थल से एकत्र किए गए सभी सबूत 32 वर्षीय इस व्यक्ति का नाम स्पष्ट रूप से, अकाट्य रूप से ले रहे थे। पहला और सबसे बड़ा शव प्रकाश के स्वामित्व वाले बाग में ही पाया गया था। यह एक निर्विवाद तथ्य था। दूसरा, कंक्रीट से लाश को ठिकाने लगाने का परिष्कृत तरीका बताता है कि हत्यारे ने तैयारी की थी और वह इस क्षेत्र से अच्छी तरह वाकिफ था। खुद मालिक से बेहतर इस बाग को कौन जान सकता था और किसके पास इस बर्बर कृत्य को अंजाम देने का समय हो सकता था। तीसरा, हत्या के समय के ठीक बाद प्रकाश का अचानक
और रहस्यमय रूप से गायब हो जाना सबसे मजबूत आरोप था। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो भागने की क्या जरूरत थी। लेकिन निर्णायक चोट सबूतों के ताबूत में आखिरी कील फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से आई। पीड़िता रिया वर्मा के नाखूनों के नीचे परीक्षकों को एक अजनबी डीएनए का नमूना मिला जो मरने से पहले एक भयंकर संघर्ष का संकेत दे रहा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिया ने जो सफ़ेद पोशाक आखिरी बार पहनी थी और उसके शरीर पर फॉरेंसिक टीम को कई धुंधले उंगलियों के निशान मिले। पेशेवर तकनीकों का उपयोग करते हुए इन उंगलियों के निशानों को प्रकाश कदम के आधार कार्ड रिकॉर्ड में मौजूद उंगलियों के निशानों से पूरी तरह से मेल खाते हुए पाया गया। इन अकाट्य सबूतों के साथ महाराष्ट्र पुलिस के पास हत्या का मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त आधार थे। साथ ही लोक अभियोजक ने भी आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने और प्रकाश कदम के खिलाफ एक विशेष राष्ट्रव्यापी गिरफ्तारी वारंट जारी करने के फैसले को तुरंत मंजूरी दे दी। प्रकाश की तस्वीर उसके कठोर चेहरे, धूप से झुलसी त्वचा और थकी हुई आंखों के साथ सभी स्थानीय पुलिस इकाइयों को भेज दी गई, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों पर चिपका दी गई और मीडिया में प्रसारित की गई। उस जुनूनी लेकिन क्रूर किसान को पकड़ने का अभियान आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। जांच दल प्रकाश के छोटे से घर में वापस लौटा जो आम के बाग के बीच में था। उदास माहौल अब शर्म और भ्रम से और भी बोझिल हो गया था। प्रकाश के बूढ़े माता पिता एक ही दिन में 10 साल बूढ़े लग रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका सीधा, सादा, मेहनती बेटा इतना घिनौना अपराध कर सकता है। जांचकर्ताओं के सामने प्रकाश का 19 वर्षीय छोटा भाई संदीप कदम बैठा था, जिसके युवा चेहरे पर अभी भी डर और भ्रम था। क्या तुम अपने भाई प्रकाश और पीड़िता रिया वर्मा के बीच के रिश्ते के बारे में जानते हो? एक जांचकर्ता ने धीरे से पूछा। संदीप ने धीमी आवाज में सिर हिलाया। हाँ, रिया भाभी मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थीं। भाई उनसे बहुत प्यार करते थे। संदीप के अनुसार प्रकाश लगभग रिया की पूजा करता था। मेरा भाई कम बोलता है, वह सारा दिन आम के बाग में ही मेहनत करता है। जब से वह रिया भाभी से मिला, वह एक अलग ही इंसान बन गया था। वह ज्यादा खुश रहने लगा, ज्यादा हंसने लगा। वह जो भी पैसा कमाता सब रिया भाभी पर खर्च कर देता। उन्हें जो कुछ भी पसंद आता भाई उसे किसी भी कीमत पर खरीद लाते। मुझे लगता था कि रिया भाभी सुंदर हैं, लेकिन वह मेरे भाई का बहुत ज्यादा पैसा खर्च करवाती थीं। एक बार मैंने भाई से कहा भी तो उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा, बस रिया खुश रहनी चाहिए। संदीप ने बताया कि प्रकाश ने कभी भी अपनी प्रेमिका के साथ किसी भी असहमति या झगड़े के बारे में बात नहीं की। उसकी नज़रों में यह एक ऐसा रिश्ता था जिसमें उसका भाई हमेशा देने वाला और अत्यधिक देखभाल करने वाला था। संदीप को रिया के दोहरे जीवन या अन्य संदिग्ध संबंधों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके लिए रिया बस उसकी सुंदर लेकिन थोड़ी दूर रहने वाली भाभी थी। हालांकि जब प्रकाश के गायब होने से ठीक पहले के दिनों के बारे में पूछा गया तो संदीप के बयान ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किया, एक ऐसी गांठ जिसने इस त्रासदी के कारण को उजागर किया। हाँ, 1 हफ्ते से ज्यादा पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, संदीप हिचकिचाते हुए बोला। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। मैं दोस्तों के साथ बाइक रेस कर रहा था और गिर गया। मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया और मुझे कुछ दिनों के लिए जिला अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जांचकर्ता ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया। जब तुम अस्पताल में भर्ती थे तो क्या प्रकाश तुमसे मिलने आया था और उस समय उसका व्यवहार कैसा था? हाँ, आया था। संदीप ने सिर उठाया। उसकी आंखें भ्रमित थीं, जैसे वह याद करने की कोशिश कर रहा हो। जब मेरे एक्सीडेंट की खबर मिली तो भाई ही सबसे पहले अस्पताल भागे आए। वह मेरे लिए बहुत चिंतित थे। अस्पताल के बिलों का भुगतान करने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और पूरी रात मेरे साथ रुके। उस समय वह सामान्य थे, बस मेरे लिए चिंतित थे। संदीप ने आगे बताया कि इलाज के दौरान खून की कमी के कारण डॉक्टरों को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी और उन्होंने परिवार के किसी सदस्य को जिसका ब्लड ग्रुप समान हो परीक्षण के लिए कहा ताकि जरूरत पड़ने पर सीधे खून दे सकें। उस समय मेरे भाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आस्तीन ऊपर कर ली और डॉक्टर से तुरंत उसका खून लेने के लिए कहा। उसने कहा कि भाई का खून है, जितना चाहे ले लो। और खून की जांच के बाद क्या हुआ? जांचकर्ता ने जोर देकर पूछा। हाँ, तभी मेरा भाई बदल गया, संदीप ने कांपती हुई आवाज में कहा। जब जांच के नतीजे आए तो मुझे नहीं पता कि उन नतीजों में क्या था, लेकिन मैंने देखा कि मेरा भाई जांच कक्ष से एक कागज लेकर बाहर आया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे उसमें खून की एक बूंद भी न हो। वह अस्पताल के गलियारे में काफी देर तक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। मैंने उसे आवाज़ दी,
उसने नहीं सुना। जब मैंने उसे हिलाया तब वह चौंका। उस पल के बाद मेरा भाई जैसे खो गया। वह कुछ नहीं बोलता था, बस एक कोने में बैठा शून्य में घूरता रहता था। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बस सिर हिला दिया और कहा कुछ नहीं। लेकिन मैं जानता था कि कुछ हुआ है, कुछ बहुत बड़ा। उसके चेहरे पर उस समय दर्द और निराशा थी, और कुछ ऐसा भी था जो बहुत डरावना था। अगले कुछ दिनों तक वह मुझसे मिलने आता रहा, लेकिन बस चुपचाप काम करता, एक शब्द भी नहीं बोलता। और फिर परसों उसने कहा कि उसे किसी जरूरी काम से जाना है, और तब से वह गायब है। संदीप के बयान ने जांच दल के लिए एक नई दिशा खोल दी। प्रकाश के साथ अस्पताल में कुछ चौंकाने वाली घटना घटी थी। ठीक उसके खून की जांच के बाद एक चिंतित भाई से एक टूटे हुए, निराश व्यक्ति में अचानक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, और फिर हत्या के ठीक बाद गायब हो जाना। ये सभी घटनाएं एक भयावह तार्किक श्रृंखला में जुड़ गईं। निश्चित रूप से उस खून की जांच की रिपोर्ट में एक भयानक रहस्य छिपा था। एक ऐसी सच्चाई जिसने प्रकाश को एक जुनूनी किसान से अपराध के कगार पर धकेल दिया। तुरंत एक जासूस टीम को रत्नागिरी जिला अस्पताल भेजा गया ताकि संदीप कदम की मेडिकल फाइल और प्रकाश कदम से संबंधित सभी जांच रिपोर्ट प्राप्त की जा सकें। इस बीच गिरफ्तारी वारंट पर अमल जारी था। प्रकाश को खोजने का दबाव अब पहले से कहीं ज्यादा था, क्योंकि केवल वही इस त्रासदी का अंतिम जवाब दे सकता था। गणपतिपुले समुद्र तट पर शाम ढल रही थी। नारंगी लाल सूर्यास्त की रोशनी समुद्र पर फैल रही थी। सफेद रेत और किनारे से टकराती लहरों पर एक जादुई रंग बिखेर रही थी। समुद्र की नमकीन हवा और पास के स्टालों से आती भुनी हुई मछली की सुगंध ने एक शांत, मनोरम दृश्य बनाया, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों को एक दिन के काम के बाद आराम करने के लिए आकर्षित कर रहा था। सागर किनारे एक लोकप्रिय सी फूड स्टॉल पर, जो सीधे समुद्र के सामने था, ग्राहक इकट्ठा होने लगे थे। हंसी, मजाक, गिलासों के टकराने और बच्चों के खेलने की आवाज़ से कोना कोना गूंज रहा था। उस जीवंत माहौल के बीच किसी ने उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया जो अकेले एक लकड़ी की बेंच पर बैठा था। वह प्रकाश कदम था। वह वहां कितनी देर से था, कोई नहीं जानता था। वह पूरी तरह से अलग थलग लग रहा था। बढ़ी हुई दाढ़ी, गंदे कपड़े और हवा से उलझे हुए बाल। उसने न तो कुछ ऑर्डर किया, न ही पानी पिया, बस एक मूर्ति की तरह स्थिर बैठा था। उसकी खाली, निर्जीव आंखें विशाल महासागर को घूर रही थीं, जहां सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। पिछले कुछ दिनों से प्रकाश बिना किसी मंजिल के भटक रहा था। उसने घर जाने की हिम्मत नहीं की, न ही किसी से संपर्क करने की। रिया की मौत की छवि, कंक्रीट की ठंडक, और सबसे बढ़कर HIV पॉजिटिव की वह रिपोर्ट, एक मौत की सजा की तरह, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ रहा था। उसने आत्मसमर्पण करने के बारे में सोचा, लेकिन डर, शर्म और निराशा ने सब पर हावी हो लिया। समुद्र, केवल विशाल समुद्र ही उसके पापों को धो सकता था और उसके दुख के दिनों को समाप्त कर सकता था। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें क्षितिज के नीचे गायब हुईं, प्रकाश चुपचाप खड़ा हो गया। वह रेत पर चला और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे पानी की ओर बढ़ने लगा। अरे, वह आदमी क्या कर रहा है? नशे में है क्या? पास की मेज पर बैठे एक पर्यटक ने अपनी पत्नी से पूछा। पहले तो लोगों ने सोचा कि वह कोई शराबी है जो नहाने जा रहा है, लेकिन उसकी चाल नशे में धुत व्यक्ति की नहीं थी। यह एक ऐसे व्यक्ति की चाल थी जिसने जीने की सारी इच्छा छोड़ दी हो। वह चलता रहा। पानी उसके टखनों तक, फिर घुटनों तक और फिर कमर तक पहुंच गया। वह नहीं रुका। लहरें उससे टकराकर उसे लड़खड़ा रही थीं, लेकिन वह दृढ़ता से और भी गहरे पानी की ओर बढ़ता रहा। तभी स्टॉल के मालिक श्री सावंत, एक अनुभवी स्थानीय मछुआरे, ने तुरंत खतरे को पहचान लिया। अरे, वह आत्महत्या कर रहा है! वह चिल्लाया, अपने हाथ से मछली का कांटा फेंककर स्टॉल से बाहर भागा। उसकी चीख एक खतरे की घंटी की तरह थी। स्टॉल में सारी गतिविधियां रुक गईं। जो ग्राहक खा पी रहे थे, वे भी उठकर समुद्र तट की ओर भागे। घबराहट भरी कानाफूसी शुरू हो गई। बचाओ, कोई आत्महत्या कर रहा है! तुरंत स्टॉल के 2 युवा कर्मचारी और कुछ मजबूत ग्राहक भी श्री सावंत के पीछे समुद्र में कूद गए, लेकिन प्रकाश काफी दूर निकल चुका था। पास में कुछ मछुआरे अपनी छोटी नावों के साथ रात में मछली पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। मदद की पुकार सुनकर उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, तुरंत अपनी नावों को पानी में धकेला और तेजी से चप्पू चलाने लगे। उनकी छोटी गोल नावें लहरों पर तेजी से फिसलती हुई प्रकाश की ओर बढ़ीं, जो अब लहरों के बीच सिर्फ एक छोटा सा बिंदु दिख रहा था। जब वे उसके पास पहुंचे तो प्रकाश लगभग डूब चुका था। उसका शरीर ढीला पड़ गया था और वह लहरों के साथ बह रहा था।
एक मजबूत मछुआरे ने आगे झुककर प्रकाश के बालों को पकड़ा और फिर नाव पर मौजूद अपने दोस्त के साथ मिलकर उस भारी शरीर को अपनी छोटी नाव पर खींच लिया। यह बचाव कार्य किनारे पर खड़े दर्जनों लोगों की रुकी हुई सांसों के बीच हुआ। जब नाव किनारे पहुंची तो उन्होंने तुरंत प्रकाश को रेत पर लिटाया। वह बेहोश था, उसका चेहरा नीला पड़ गया था और समुद्र का पानी पीने से उसका पेट फूल गया था। वह सांस नहीं ले रहा था। सीपीआर दो, जल्दी। श्री सावंत ने अपने एक कर्मचारी को आदेश दिया जिसने प्राथमिक चिकित्सा का कोर्स किया था। वह युवक बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों के बल बैठ गया और अपनी पूरी ताकत से प्रकाश के सीने पर लगातार दबाव डालने लगा, जबकि एक अन्य व्यक्ति उसकी नाक बंद करके मुंह से सांस दे रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार। चारों ओर लोग एक घेरा बनाकर खड़े थे, चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। लगभग 1 मिनट तक मौत से जूझने के बाद प्रकाश को अचानक एक जोरदार ऐंठन हुई। उसके मुंह से समुद्र के पानी और पेट के तरल पदार्थ की एक धार निकली। वह बुरी तरह से खांसा और फिर धीरे धीरे कठिनाई से सांस लेने लगा। तालियों और राहत की सांसों की आवाज पूरे समुद्र तट पर गूंज उठी। उन्होंने एक जान बचाई थी। ठीक उसी समय पुलिस की एक जीप, जिसे सूचना मिली थी, मौके पर पहुंची। शुरू में उन्होंने सोचा कि यह एक सामान्य आत्महत्या का प्रयास है। एक स्थानीय कांस्टेबल मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भीड़ के पास गया, लेकिन जब उसने नीचे झुककर उस आदमी का चेहरा देखा जिसे अभी अभी बचाया गया था, तो वह सन्न रह गया। यह चेहरा भले ही थका हुआ और पीला था, लेकिन उसे पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। यह वही चेहरा था जो आज सुबह पुलिस स्टेशन में चिपकाए गए विशेष खतरनाक वांछित के पोस्टर पर था। सब अपनी जगह पर रुक जाओ। कांस्टेबल ने अपना वायरलेस सेट निकाला। उसकी आवाज अकड़ी हो गई। यहां वांछित संदिग्ध प्रकाश कदम है। तत्काल सहायता की आवश्यकता है। यह सूचना भीड़ के बीच एक बम की तरह फटी। सब लोग सन्न रह गए। जिस आदमी को उन्होंने अभी अभी मौत के मुंह से बचाया था, वह वास्तव में एक क्रूर हत्यारा था जो अपनी प्रेमिका की हत्या और उसके शव को आम के पेड़ में छिपाने के लिए बुरी तरह से वांछित था। जो राहत और सहानुभूति कुछ देर पहले थी, वह तुरंत भय, सदमे और थोड़ी घृणा में बदल गई। जिन लोगों ने अभी अभी प्रकाश को छुआ था, वे अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गए। कुछ ही मिनटों के भीतर एक एम्बुलेंस और आपराधिक जांच दल की गाड़ियां सायरन बजाते हुए पहुंचीं। प्रकाश, जो अभी भी आधी बेहोशी की हालत में था, को एक स्ट्रेचर पर रखा गया। पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे सीधे अस्पताल ले जाया गया, एक ऐसी स्थिति में जहां वह एक मरीज भी था और एक खतरनाक आरोपी भी। अस्पताल के कमरे में कीटाणुनाशक की तेज गंध थी। प्रकाश धीरे धीरे होश में आया। उसके गले और सीने में तेज दर्द ने उसे हकीकत में वापस ला दिया। वह मरा नहीं था, वह असफल रहा था। जब उसने अपनी भारी पलकें खोलीं तो पहली चीज जो उसने देखी वह स्वर्ग की रोशनी या नरक का अंधेरा नहीं थी, बल्कि अस्पताल की सफेद छत और बिस्तर के सिरे पर खड़े 2 पुलिसकर्मी थे। उसका भागना खत्म हो गया था। अब उसे अपने अपराधों का सामना करना था। पुलिस की ठंडी पूछताछ कक्ष में प्रकाश कदम बैठा था, दुबला और टूटा हुआ, 1 महीने पहले के उस 32 वर्षीय मजबूत किसान से बिल्कुल अलग। उसकी आंखें गहरी और लाल थीं और वह कभी कभी दीवार पर एक बिंदु को घूरता रहता। उसने अब अपराध से इनकार करने या विरोध करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। समुद्र से बचाए जाने के बाद और अस्पताल में कड़ी निगरानी में इलाज के बाद प्रकाश ने जैसे अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। उसने बस एक ही अनुरोध किया कि उसे सब कुछ कबूल करने दिया जाए, एक बार सब कुछ कह देने दिया जाए, ताकि कानून की सजा का सामना करने से पहले उसका मन हल्का हो जाए। जांचकर्ताओं के सामने प्रकाश की आवाज भारी और टूटी हुई थी, जैसे एक पुरानी कैसेट जो उसके जीवन की सबसे दर्दनाक फिल्म को फिर से चला रही हो। मैं उससे सच्चा प्यार करता था, प्रकाश ने शुरू किया। उसके हथकड़ी लगे हाथ मेज पर कांप रहे थे। मुझ जैसे किसान के लिए, जिसकी पूरी जिंदगी बस बाग और आम के पेड़ों के आसपास ही बीती है। रिया एक परी की तरह थी। मैंने पहली बार रिया को तब देखा जब मैं श्री शर्मा के थोक व्यापार में आम बेचने गया था। वह घर से बाहर आई, सुनहरे बाल, गोरी त्वचा, टीवी की हीरोइन की तरह सुंदर। उस पल मेरा दिल जैसे रुक गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस जैसी लड़की तक पहुंच सकता हूं। प्रकाश ने बताया कि कैसे श्री शर्मा की मदद से उसे रिया से मिलने का मौका मिला, यह जानते हुए कि वह उम्र, शक्ल, सूरत और बात करने के तरीके में हर तरह से उससे कमतर है। प्रकाश के पास भरपाई करने के लिए केवल एक ही चीज थी, सच्ची और बिना शर्त वाली मोहब्बत। मैं जानता था कि मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं बस एक देहाती आदमी था जो ठीक से बात भी नहीं कर सकता था। और वह युवा,
स्टाइलिश, शहर में काम करने वाली थी। इसीलिए मैंने खुद से वादा किया कि मैं दूसरों से 10 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि उसे कोई कमी महसूस न हो। बाग से जो भी पैसा आता, मैं अपने लिए एक पैसा भी नहीं रखता था। उसे नया फोन चाहिए होता, मैं कई क्विंटल आम बेचकर उसे खरीद देता। उसने कहा कि वह घूमना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी बचत उसे नैनीताल और गोवा ले जाने में खर्च कर दी। हर बार जब मैं उसे हंसते हुए देखता, जब वह खुशी खुशी मेरे तोहफे स्वीकार करती, तो मुझे लगता कि मेरी सारी थकान दूर हो गई है। मैंने सोचा था कि अगर मैं मेहनत करता रहूंगा, अगर मैं उसे पूरे दिल से प्यार करूंगा, तो वह भी मुझसे सच्चा प्यार करेगी और इस आम के बाग में मेरे साथ एक छोटा सा परिवार बसाएगी। उसने एक ऐसा ही गुलाबी भविष्य का सपना देखा था। उसने योजना बनाई थी कि इस साल के अंत में, आम की फसल के बाद, वह घर की मरम्मत कराएगा और फिर श्री शर्मा के पास रिया का हाथ मांगने जाएगा। उसने बच्चों के सपने देखे थे, एक ऐसे दृश्य का सपना देखा था जहां रिया को अब दूर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस घर पर परिवार की देखभाल करेगी और सारी आर्थिक जिम्मेदारियां वह अकेले उठाएगा। लेकिन फिर त्रासदी उन संकेतों के साथ शुरू हुई जिन्हें शुरू में प्रकाश ने सिर्फ लड़कियों के नखरे समझा। लगभग 3-4 महीने पहले वह बदलने लगी। प्रकाश की आवाज़ कड़वाहट से भर गई। वह मुझसे दूर हो गई। फ़ोन कॉल्स कम हो गए। जब भी हम मिलते, वह हमेशा थकी हुई और चिड़चिड़ी लगती। वह मेरी हर चीज़ में कमी निकालती, मेरे देहाती होने का मजाक उड़ाती, मेरे कपड़ों का, मेरे सिर्फ बाग से चिपके रहने का। वह और भी ज्यादा मांग करने लगी। तोहफे दिन ब दिन महंगे होते गए, यात्राएं और भी भव्य होती गईं। मैंने सोचा कि शायद मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूं और मैं और भी ज्यादा मेहनत करने लगा, जैसे एक पागल, बस और पैसे कमाने की उम्मीद में, ताकि मैं उसकी हर मांग पूरी कर सकूं। पहला शक तब हुआ जब प्रकाश ने रिया को झूठ बोलते हुए पकड़ा। एक बार रिया ने कहा कि उसे कंपनी के साथ 3 दिन के लिए एक ट्रेनिंग पर मुंबई जाना है। संयोग से उसी दिन मैं अपनी मां को इलाज के लिए रत्नागिरी शहर ले गया और मैंने रिया को एक लग्जरी कार से बाहर निकलते हुए देखा। उसके साथ एक अजनबी आदमी था जो किसी बड़े बिजनेसमैन जैसा लग रहा था। उस पल मेरा दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। मैंने उसे फ़ोन किया। उसने अभी भी कहा कि वह मुंबई में है। मैंने उस आदमी के बारे में पूछा। वह चिल्ला पड़ी और कहा कि वह उसका बॉस है जो एक साथ बिजनेस ट्रिप पर है, और फिर उसने फ़ोन काट दिया। उस रात मैं सो नहीं सका। मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन फिर मैंने खुद को शांत किया। शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूं। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए जिसे मैं प्यार करता हूं। लेकिन शक का सांप एक बार जब अपना फन उठा लेता है तो वह फिर कभी शांत नहीं सोता। प्रकाश ने और भी ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने पाया कि रिया के पास 2 फ़ोन थे, एक जिससे वह सार्वजनिक रूप से उससे और परिवार से संपर्क करती थी, और दूसरा जिसे वह हमेशा बहुत सावधानी से छिपाती थी। आधी रात को आने वाले संदेश, फ़ोन कॉल्स, जिनके लिए वह हमेशा बाहर चली जाती थी। धैर्य की हद तब हो गई जब प्रकाश ने एक दिन की छुट्टी लेकर काम के बाद चुपके से रिया का पीछा करने का फैसला किया। उसने अपनी मोटरसाइकिल नहीं ली, बल्कि बस से शहर गया और दूर से उस पर नजर रखी। और उस दिन उसने जो सच्चाई देखी, उसने उसकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। उसने देखा कि रिया सीधे घर नहीं गई। वह एक महंगे कैफे में गई, एक दूसरी और भी सेक्सी पोशाक में बदली और गहरा मेकअप किया। फिर उसने एक टैक्सी ली और सीधे गणपतिपुले के पास एक लग्जरी रिसॉर्ट की ओर चली गई। वह उसके पीछे गया, बाड़ के बाहर से पत्तियों के बीच से छिपकर देखता रहा। वह यह देखकर जम गया कि रिया एक विदेशी आदमी के साथ हाथ में हाथ डालकर हंस रही थी, और फिर वे दोनों रिसॉर्ट के सबसे शानदार विला में से एक में चले गए। मैं वहीं मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। मेरे कान सुन्न हो गए। मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता था, जिससे मैं शादी करने की योजना बना रहा था, वह यह घिनौना काम कर रही थी। उसने न केवल मुझे धोखा दिया, उसने अपनी इज्जत भी बेच दी। प्रकाश टूटा हुआ घर लौटा। उसका दिमाग खाली था। लेकिन यह अभी भी नरक का अंत नहीं था। कुछ दिनों बाद एक और त्रासदी हुई। उसके छोटे भाई संदीप का एक्सीडेंट हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और वहीं अस्पताल में उसे अपनी जिंदगी का मृत्युदंड मिला। जब डॉक्टर ने कहा कि संदीप को खून चढ़ाने के लिए खून की जांच की जरूरत है, तो मैंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। मैंने सोचा कि यह बस अपने भाई को खून देना है। लेकिन जब मैंने रिपोर्ट अपने हाथ में ली तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। प्रकाश रो पड़ा। ये देर से आए हुए कड़वे आंसू थे। HIV पॉजिटिव के वे शब्द मेरी आंखों के सामने नाच रहे थे। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या मेरा किसी के साथ असुरक्षित संबंध था।
इस पूरी जिंदगी में मैंने केवल रिया को जाना है। मैंने उसके अलावा कभी किसी दूसरी औरत को छुआ तक नहीं। मैं सब कुछ समझ गया। न केवल धोखा, न केवल विश्वासघात, उसने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया था। उसने मुझे यह सदी की बीमारी दे दी थी। उस झटके ने प्रकाश के आखिरी बचे हुए विवेक को भी छीन लिया। वह अब वह नहीं रहा। उसके दिमाग में केवल नफरत, पीड़ा और चरम निराशा थी। उसने रिया से मिलने का फैसला किया, उसे वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि उसका सामना करने के लिए, एक स्पष्टीकरण सुनने के लिए, चाहे वह झूठ ही क्यों न हो। मैंने उसे बाग की झोपड़ी में बुलाया, वही छोटी झोपड़ी जहां हमारी कितनी ही यादें थीं। मैंने सोचा था कि शायद वह रोएगी, मुझसे माफी मांगेगी, लेकिन नहीं। प्रकाश ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में खून उतर आया। जब मैंने उसे जांच रिपोर्ट दिखाई तो उसने बस एक नज़र डाली और तिरस्कार से हंस पड़ी। उसने इनकार नहीं किया। उसने कहा, हाँ तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह देहाती प्यार मुझे पूरी जिंदगी बांध सकता है? उसने मुझे एक बेवकूफ़, एक अस्थायी एटीएम कहा, जब तक कि वह एक बेहतर जीवन नहीं ढूंढ लेती। उसने कहा कि वह दुनिया घूमना चाहती है, ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करना चाहती है, एक रानी की तरह जीना चाहती है। वे चीज़ें मुझ जैसा किसान उसे पूरी जिंदगी में भी नहीं दे सकता। और फिर रिया ने आखिरी शब्द कहे, वे शब्द जो प्रकाश के पहले से ही खून बहते दिल में चाकू की तरह चुभ गए। उसने मुझे और मेरे पूरे परिवार को गाली दी। प्रकाश की आवाज़ टूट गई। उसने कहा, अपने परिवार को तो देखो। तुम्हारे माँ बाप बूढ़े और गंवार हैं, जो पूरी जिंदगी बस कुछ आम के पेड़ों से चिपके रहे। तुम्हारा भाई एक आवारा है, जो स्कूल छोड़कर बाइक रेस करता है। ऐसे परिवार को मुझे जज करने का क्या हक है? वे शब्द मेरे दिमाग में हजारों सुइयों की तरह चुभ गए। उसने मुझे अपमानित किया, उसने उन लोगों को अपमानित किया जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। मैं अब खुद पर काबू नहीं रख सका। मैं उस पर टूट पड़ा। मैं बस चाहता था कि वह चुप हो जाए। मैंने उसका गला घोंट दिया। वह अभी भी चीख रही थी, छटपटा रही थी, जब तक वह पूरी तरह से शांत नहीं हो गई। उस पागलपन के पल के बाद प्रकाश पूरी तरह से टूट गया। उसने रिया के ठंडे पड़े शरीर को गले लगाया और एक बच्चे की तरह रोया, लेकिन डर ने जल्द ही उस पर कब्जा कर लिया। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने। वह लोगों की नज़रों में रिया की आखिरी खूबसूरत छवि को बनाए रखना चाहता था। एक पागल विचार आया। उसे बाग में वह मरा हुआ खोखला आम का पेड़ याद आया। उसने रिया के शव को उठाया, उसे पेड़ के खोखले तने में रखा। अगली सुबह, एक पागल की तरह, वह सीमेंट, रेत और पत्थर खरीदने गया और अपने हाथों से कंक्रीट मिलाकर अपने अपराध को इस झूठी उम्मीद के साथ सील कर दिया कि यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। प्रकाश के कबूलनामे ने पूरे मामले को बंद कर दिया। हर विवरण जांच के नतीजों से मेल खाता था। हत्या का मकसद केवल ईर्ष्या नहीं था, बल्कि विश्वासघात के दर्द, एक लाइलाज बीमारी का पता चलने की निराशा और चरम पर गरिमा के अपमान का एक संचय था। रत्नागिरी की अदालत में हुए मुकदमे में प्रकाश कदम कटघरे में खड़ा हुआ और अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर लिया। जूरी ने माना कि आरोपी का कृत्य विशेष रूप से गंभीर था। उसने क्रूरतापूर्वक किसी की जान ली थी, अपराध को छिपाने के लिए तैयारी और गणना की थी, जिससे जनता में भय पैदा हुआ और उसे सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भले ही आरोपी ने ईमानदारी से कबूल किया था, लेकिन उसके द्वारा किया गया अपराध अक्षम्य था। रत्नागिरी की अदालत ने हत्या के अपराध में प्रकाश कदम को उच्चतम सजा, मृत्युदंड सुनाई। सजा सुनाए जाने पर प्रकाश शांत खड़ा रहा, बिना किसी प्रतिक्रिया के। शायद उसके लिए अब मौत एक मुक्ति थी। नीचे दो माताओं की रोने की आवाज़, पीड़िता की माँ और हत्यारे की माँ, एक साथ मिल गईं, जिसने अदालत के गंभीर माहौल को चीर दिया। एक त्रासदी जो प्यार से शुरू हुई और दो बर्बाद परिवारों के साथ समाप्त हुई। मामला बंद हो गया, लेकिन यह दो परिवारों के लिए अत्यधिक दर्द और हम सभी के लिए एक महंगी सीख छोड़ गया। यह कहानी उस भौतिकवादी जीवन शैली के खिलाफ एक गहरी चेतावनी है, जो ईमानदारी और वफादारी पर